इन्दुसयवन्दियाणं तिहुवणहिदमहुर्विशदवक्काणम् अन्तातीदगुणाणं नमो जिणाणं चिद्भवाणम्। बोली श्री खजारात चंद्रप्रभ भगवान की जय। आचार्य श्री कुंद कुंद स्वामी की जय। हम सभी बड़े सौभाग्यशाली हैं जो हमें आचार्य कुंद कुंद का महान ग्रंथ पंचास्तिकाय अध्ययन के लिए मिल रहा है। हम सभी बड़े बहुमान पूर्वक विनय के साथ इस ग्रंथ का स्वाध्याय कर रहे हैं। आज हम दो गाथाओं का अध्ययन करेंगे, क्रमशः गाथा क्रमांक 80 और 81। ये दोनों गाथाएं देखने में भले सरल लग रही हों, लेकिन समझने में निश्चित रूप से आपको बहुत ज्यादा ध्यान से अध्ययन करना होगा, समझने का प्रयास करना होगा, तो ये गाथाएं निश्चित समझ में आएंगी। चलिए प्रारंभ करते हैं। आज की इन दोनों गाथाओं में परमाणु के विषय में बहुत अच्छा और गंभीर वर्णन हमें प्राप्त होने वाला है। परमाणु का स्वरूप क्या है, कैसा है, पिछली गाथाओं में ये वर्णन चलता हुआ आ रहा है और इन दो गाथाओं में आचार्य कुंद कुंद स्वामी जो एकदम अंतिम गहराई प्रदान करना चाहते हैं वो यहाँ पर स्पष्ट है इन गाथाओं में। इस दृष्टि से आप सभी का ध्यान पूर्ण रूप से इन गाथाओं में होना चाहिए और एक एक शब्द को आप अपनी कॉपी में नोट्स के रूप में भी लिखेंगे तो काफी कुछ समझ में आएगा। चलिए प्रारंभ करते हैं। गाथा क्रमांक 80। उच्चारण। निच्चो निच्चो, नानवगासो नानवगासो, न सावगासो सावगासो, पदेश दो भित्ता भित्ता, खंदाणम खंदाणम, कत्ता कत्ता, बिय पविहत्ता पविभत्ता पविभत्ता, काल संखाणम निच्चोणाणवगासो न सावगासो, पदेशदो भित्ता न सावगासो, पदेशदो भित्ता, खंदाणं कत्ताविय पविभत्ता काल संखाणम। गाथा बहुत अच्छी है। ऋचो यहाँ पर परमाणु के विषय में कह रहे हैं, एक एक विशेषण परमाणु के बारे में है। सबसे पहला विशेषण निच्चो, नित्य नित्य है। परमाणु नित्य है, हमेशा रहने वाला है। परमाणु का अस्तित्व अनादिकाल से है और अनंत काल तक रहने वाला है, नित्य है। परमाणु दूसरे परमाणु से मिलकर या स्कंध से मिलकर स्कंध रूप हो जाता है, लेकिन फिर भी उसकी सत्ता बनी रहती है, उसका अस्तित्व कायम रहता है। इस दृष्टि से परमाणु नित्य है, हमेशा विद्यमान रहने वाला है, उत्पाद व्यय और द्रव्य से सहित है, ऐसा समझना चाहिए। निच्चो, निच्चो का अर्थ नित्य, हमेशा रहने वाला। दूसरा विशेषण नानवगासो न सावगासो, पदेश दो प्रदेश की अपेक्षा से, प्रदेश की अपेक्षा से, नानवगासो न सावगासो, न यहां संधि विच्छेद करिए, न अनवगासो, न अणवगासो, न यानी नहीं, अनवगासो अनवकाश नहीं है। प्रदेश की अपेक्षा से परमाणु
अनवकाश नहीं है, न अनवकाश, अनवकाश नहीं है। अनवकाश का मतलब है अवकाश से रहित, अवकाश से रहित तो हुआ अनवकाश, और इसमें ण जुड़ा हुआ है, न अनवकाशो, न यानी नहीं है, अनवकाश नहीं है, और न सावकाशो, सावकाशो का भी संधि विच्छेद कर लीजिए, स प्लस अवगासो, स यानी सहित, अवगासो अवकाश, अवकाश से सहित भी न नहीं है। आपको थोड़ा सा ऐसा लग रहा होगा क्या बोल रहे हैं, नहीं समझ में आ रहा। दो यहां शब्द आए, प्रदेशों की अपेक्षा से परमाणु न अनवकाश है और न ही सावकाश है, न ही अवकाश से रहित है और न ही अवकाश से सहित है। ये जैन दर्शन है, अनेकांत का सिद्धांत है, जो इतने विपरीत विरोधी गुणों को भी एक द्रव्य में स्पष्ट करता है। अवकाश से रहित भी नहीं है और अवकाश से सहित भी नहीं है। समझिएगा, कॉपी पेन उठा लीजिए, कैसे अवकाश से रहित नहीं है, कैसे अवकाश से सहित नहीं है, ये लिखना जरूरी होगा, क्योंकि याद नहीं रहता है, लिख लेंगे तो एक दो बार चिंतन करने में भी आपको समझ में आ जाएगा। किस प्रकार से देखिएगा, न अवगासो, अवकाश से रहित, सबसे पहले प्रदेश की अपेक्षा से बात की जा रही। परमाणु कितने प्रदेश में रहता है? परमाणु आकाश के एक प्रदेश में रहता है, सिर्फ एक प्रदेश, दो प्रदेश तीन प्रदेश आदि में नहीं रह सकता। परमाणु सिर्फ एक प्रदेश में रहता है, इसीलिए परमाणु को एक प्रदेशी कहा गया है। अब प्रदेश की अपेक्षा से यह परमाणु न अनवगासो, अवकाश से रहित न नहीं है। परमाणु ऐसा नहीं है कि उसके पास अवकाश ही ना हो, उसके पास स्थान ही ना हो, ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि वो अपने गुणों को स्थान तो दे ही रहा है, ठीक है ना। अवकाश रहित क्यों नहीं है? क्योंकि वह अपने गुणों को स्थान दे रहा है, इसलिए वो अवकाश रहित तो नहीं है। बात आपको समझ में आ रही है? परमाणु द्रव्य है, उस द्रव्य में गुण होते हैं, परमाणु भी अपने गुणों को स्थान देने में समर्थ है। इस दृष्टि से अवकाश रहित तो परमाणु नहीं है, स्थान रहित तो परमाणु नहीं है। परमाणु इतना भी अवकाश रहित नहीं है कि वो अपने गुणों को ही स्थान ना दे पाए। बात समझ में आ रही है? परमाणु इतना भी अवकाश रहित नहीं है, स्थान रहित नहीं है कि वह अपने गुणों को भी स्थान ना दे पाए। ये पहली बात हो। दूसरा, न सावकाशो, वो सा अवकाश भी नहीं है, सहित अवकाश, अवकाश सहित भी नहीं है। इतना अवकाश तो उसके पास नहीं है कि वह दूसरे तीसरे चौथे प्रदेश को स्थान दे पाए। परमाणु के पास इतना स्थान भी नहीं है, इतना अवकाश भी नहीं है कि वो दूसरे तीसरे प्रदेश लायक भी हो जाए। वो एक प्रदेशी है, उसमें इतना स्थान नहीं है कि वो इतना बड़ा नहीं है कि वो दूसरे प्रदेश में फैल जाए, तीसरे प्रदेश में फैल जाए। इतना बड़ा भी वह परमाणु नहीं है। कितनी अच्छी बात, कितने अच्छे तरीके से समझाई गई। इतना स्थान रहित भी नहीं है कि वो अपने गुणों को ही स्थान ना दे पाए, और इतना स्थान सहित भी नहीं है कि वो अन्य प्रदेशों को भी स्थान दे दे।
दूसरे तीसरे प्रदेशों को भी स्थान दे दे, ऐसा नहीं है। अब इसको एक उदाहरण के माध्यम से देखिए। कोई एक नॉर्मल व्यक्ति है, मध्यम वर्गीय परिवार का है, उसके पास एक मकान है छोटा सा, सबसे छोटा मकान जिसे हम कह सकते हैं, एक झोपड़ी है। तो उसके पास इतनी भी जगह नहीं है, उसके पास इतनी जगह की कमी नहीं है कि वो अपने बच्चों को न रख सके, और उसके पास इतनी ज्यादा भी जगह नहीं है कि वो पड़ोसियों को अपने पास रख सके। ऐसे और भी उदाहरण बन सकते हैं। इसको ना अनवगासो न सावगासो, इन दोनों को समझने की दृष्टि से मुझे लगता है आपने नोट किया है। थोड़ा सा चिंतन बार बार करेंगे, हो सकता है इस वीडियो को बार बार सुनेंगे तो ये लाइन आपको समझ में आ जाए। मुझे भी बहुत समय लगा, तब जाकर मुझे समझ में आ पाया। आचार्य कुंतल स्वामी के चिंतन की गहराई इतनी अधिक है कि बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन, बार बार समझने का प्रयास, बार बार चिंतन करने पर ही हम उसे समझ पा रहे हैं। आगे चलते हैं। भेदता, अगला विशेषण भेदता, भेदन करने वाला। भेदता, भेदन करने वाला। किसको भेदन करने वाला है? खंडाणम, खंडाणम, खंड स्कंध, स्कंधों का भेदता, स्कंधों का भेदन करने वाला। परमाणु कैसा है? स्कंधों का भेदन करने वाला है। स्कंधों से टूट टूट कर ही परमाणु बनता है। इस दृष्टि से स्कंध को, इस दृष्टि से परमाणु को स्कंधों का भेदन करने वाला कहा गया है। आचार्य जयसिंह स्वामी बार बार इन विशेषणों की तुलना में जीववत ऐसा लिख रहे हैं, जीव के समान। जितने भी गुण यहाँ पर बताए गए हैं परमाणु के, उन सब के साथ लिख रहे हैं जीव के समान। जैसे जीव कर्मों का, कर्म स्कंधों का भेदन करता है, वैसे ही यह परमाणु भी स्कंधों का भेदन करता हुआ स्कंध परमाणु पर्याय को प्राप्त होता है। स्कंध टूटते जाते इसके बाद ही वो परमाणु स्वरूप पर आता है, ऐसा वो कहना चाह रहे हैं। यहां पर खंडाणम भेदता, स्कंधों का भेदता है। कत्ता भी, य और भी, कत्ता, कत्ता भी, करता भी है। स्कंधों का भेदन करने वाला है, य और कत्ता, करता भी है। स्कंधों का कर्ता भी है, स्कंधों का निर्माण करने वाला भी है, क्योंकि एक परमाणु दूसरे परमाणु से मिलकर स्कंध बन जाता है। तो इस दृष्टि से स्कंधों का निर्माण भी परमाणु करता है। स्कंधों का भेदन भी करता है, स्कंधों का निर्माण भी करता है। ये दो प्रकार का परमाणु हो गया, या इस दृष्टि से परमाणु को दो प्रकार से कह दिया जाता है। एक है कार्य परमाणु और दूसरा है कारण परमाणु। स्कंधों से टूट कर जो बना वो कहलाएगा कार्य परमाणु, और जो परमाणु मिल मिलकर स्कंध बना वो कहलाएगा कारण परमाणु। तो ये दो प्रकार के परमाणु हो गए, कार्य परमाणु और कारण परमाणु। इन दोनों की परिभाषा आप अपनी कॉपी में नोट कीजिए। स्कंधों से टूट कर जो बना वो हुआ कार्य परमाणु, और परमाणु आपस में जुड़ के जो स्कंध बना वो हुआ कारण परमाणु। ये दो प्रकार के परमाणु हो गए। तो स्कंधों का भेदन करने वाला है और स्कंधों का कर्ता यानी निर्माण करने वाला भी है। अगला विशेषण अति महत्वपूर्ण, पविभक्ता, काल संखाण। काल संखाणम, काल और संख्याओं का या काल की संख्याओं का पविभक्ता, प्रविभाग करने वाला है। काल संखाणम,
काल की संख्याओं का पविभक्ता प्रविभाग करने वाला, विभाग करने वाला है। मुझे लगता है ये थोड़ा समझने में आपको कठिनाई होगी, लेकिन ध्यान दीजिएगा। काल संखाणम, काल की संख्याओं का, या इसका दूसरा अर्थ करें तो काल और अन्य संख्याओं का पविभक्ता प्रविभाग करने वाला, विभाग करने वाला परमाणु होता है। मतलब परमाणु के कारण काल का विभाग होता है, अन्य संख्याओं का विभाग होता है। क्या मतलब? काल, काल का विभाग एक अणु से, परमाणु से होता है। कैसे होता है? परमाणु एक प्रदेश में स्थित है, वह परमाणु मंद गति से, सामान्य गति से जितने समय में, जितने टाइम में एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में जाता है, एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में जाता है, दूसरा प्रदेश उसके बगल में है, जस्ट बाजू में है। एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में जितने समय में वह परमाणु जाता है मंद गति से, उसे एक समय कहते हैं। यह काल द्रव्य की सबसे छोटी यूनिट है, जिसे समय कहा गया है। एक समय किसे कहते हैं? मंद गति से गमन करने वाला परमाणु एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में जितने समय में जाता है, उसे एक समय कहते हैं। अगर स्पीड से परमाणु ट्रेवल कर रहा है तो उसकी मैक्सिमम स्पीड तो इतनी हो सकती है कि एक समय में वो सीधा ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर 14 राजू तक गमन कर सकता है। यह है हाई स्पीड। अब आप परमाणु की शक्ति का भी विचार करें। एक परमाणु इतनी स्पीड से ट्रेवल कर सकता है कि वो एक समय में 14 राजू तक गमन कर सकता है। ये हमारे जो 3 लोक है जिसमें हम सभी जीव रहते हैं, वो पूरा लंबाई में 14 राजू, ऊपर से नीचे लंबाई में 14 राजू लंबा है। और एक राजू असंख्यात लाख योजन का होता है। योजन यहां महायोजन है। असंख्यात लाख महायोजन का एक राजू होता है। ऐसा 14 राजू की दूरी को एक परमाणु एक समय में ट्रेवल कर लेता है। इतनी स्पीड से वो ट्रेवल कर सकता है। परमाणु में इतनी शक्ति है। इतना छोटा सा परमाणु जो एक प्रदेश से ज्यादा जगह घेर नहीं सकता है, वो इतना शक्तिशाली, इतना स्पीड रख सकता है इस दृष्टि से। लेकिन मंद गति से जब वो ट्रेवल करता है तो जितना टाइम वो लगाता है उसे एक समय कहते हैं। मुझे लगता है कि हमने संकल्प तो लिया था कि 2 गाथाओं का अर्थ करेंगे, लेकिन इस वीडियो में एक ही गाथा का अर्थ किया जा पाएगा, क्योंकि परमाणु के विषय में जो वर्णन आ रहा है बेहद महत्वपूर्ण है। विज्ञान की दृष्टि से भी ये वर्णन बहुत महत्वपूर्ण है। आज का जो विज्ञान परमाणु के विषय में खोज कर रहा है, उस सब का वर्णन जैन दर्शन ने, जैन आचार्यों ने पहले से ही 2000 वर्ष पूर्व ही ग्रंथों में लिखा हुआ है। और इसको ही सिद्ध करने का प्रयास आज वैज्ञानिक कर रहे हैं। कितना कर पाए हैं, कितना सफल हुए हैं, वो बात अलग है, लेकिन दिशा यही सही है, दशा यही सही है, ऐसा हमें समझना चाहिए। तो इस दृष्टि से परमाणु कैसा है? काल का विभाग करने वाला है। विभाग करने वाला है इसका मतलब यह नहीं है कि वो काल आदि के टुकड़े टुकड़े करता है, ऐसा नहीं। काल आदि के जितने भी अंश हैं, जितने भी टुकड़े हैं, उनको हम समझें कैसे, उनको हम जानें कैसे, तो उसको विभाग करने वाला वह परमाणु है।
परमाणु अन्य संख्याओं का भी विभाग करता है। ये भी ध्यान से देखिएगा, परमाणु अन्य संख्याओं का भी विभाग करता है। अन्य संख्याएं कौन सी हैं? ये तो आपको आ गया समझ में कि काल द्रव्य का जो एक एक समय है उसका विभाग परमाणु के कारण ही हमें समझ में आ रहा है। अब दूसरा प्रश्न ये आया, संख्या, अन्य संख्याएं कौन सी जिसका विभाग यह परमाणु करता है? अन्य संख्याएं हैं द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव। कॉपी में नोट कीजिए, द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव, ये 4 प्रकार की संख्या है। इसमें द्रव्य संख्या, क्षेत्र संख्या, काल संख्या, भाव संख्या, ये 4 प्रकार हो गए। इन 4 प्रकारों के भी दो दो भेद किए जाते हैं। दो दो भेद, जघन्य और उत्कृष्ट। जघन्य द्रव्य संख्या, उत्कृष्ट द्रव्य संख्या। जघन्य क्षेत्र संख्या, उत्कृष्ट क्षेत्र संख्या। जघन्य काल संख्या, उत्कृष्ट काल संख्या। और जघन्य भाव संख्या, उत्कृष्ट भाव संख्या। ये भी आपने नोट कर लिया। द्रव्य जघन्य, एक प्रदेश में रहने वाला परमाणु, ये स्वयं में जघन्य द्रव्य संख्या हुई, क्योंकि सबसे छोटा है, जघन्य हुई। मतलब हमें ये समझ में आया जघन्य द्रव्य कौन सी है। परमाणु को देखकर आपको समझ में आता है कि यह जघन्य द्रव्य है, सबसे छोटी द्रव्य है, या एक संख्या में है, सबसे छोटी द्रव्य संख्या हुई। अब ऐसे ही एक प्रदेशी जो परमाणु है वो अनेक प्रदेश वाले स्कंधों से मिल गया, तो वह अनंत प्रदेश वाला अनंत द्रव्य संख्या हो गई। ऐसा तो एक प्रदेश, ये तो जघन्य हुआ, उसको बढ़ाते जाओ अनंत तक पहुंच गए, तो वह उत्कृष्ट द्रव्य संख्या हो गई। ये द्रव्य की अपेक्षा संख्या, ये संख्याओं का विभाग हमें समझ में आ रहा है परमाणु से। सबसे छोटी द्रव्य परमाणु, और ऐसे ही अनंत परमाणु मिल गए तो सबसे बड़ी द्रव्य हो गई वो, तो अनंत प्रदेश वाली हो गई, तो यह उत्कृष्ट द्रव्य संख्या का परिमाण हो गया। अब आया क्षेत्र, सबसे जघन्य क्षेत्र, एक प्रदेश जिसमें कि वह परमाणु रहता है, तो परमाणु के कारण हमें सबसे जघन्य क्षेत्र की संख्या समझ में आई। और यही परमाणु जब स्कंद रूप में परिणत हुआ तो अनंत प्रदेशी भी हो गया, असंख्यात प्रदेशी भी हो गया, तो वह उसका उत्कृष्ट क्षेत्र संख्या हुई। काल, एक समय का विभाग, ये तो अपन ने देख लिया कि परमाणु एक समय में एक स्थान, एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में जो मंद गति से गया उसे एक समय कहा, तो ये हुई जघन्य काल संख्या। और ऐसे ही एक समय को मिला के जो उत्कृष्ट समय संख्या होती है, अनंत काल आदि, यह होती है उत्कृष्ट काल संख्या। इसके बाद है भाव, जघन्य भाव संख्या। एक परमाणु में जो उसके गुण हैं, उन गुणों की अपेक्षा से जो भाव हुआ वो सबसे जघन्य भाव है, वह सबसे छोटा भाव है। परमाणु की अपेक्षा से बात हो रही, पुद्गल की अपेक्षा से बात हो रही, तो वो सबसे जघन्य भाव है, वह जघन्य भाव संख्या हुआ। और ऐसे ही अनंत परमाणु मिल गए, उससे जो भाव बना वो उत्कृष्ट भाव बना, वह उत्कृष्ट भाव संख्या कहलाएगा। इस दृष्टि से ये काल और संख्याओं का प्रविभक्ता विभाग करने वाला है। मुझे लगता है आज की ये गाथा थोड़ी सी कठिन थी, बहुत अच्छा समय इस गाथा को समझने के लिए हम सभी ने लिया। अगर आपको एक बार में नहीं समझ में आई है तो बार बार इस वीडियो को देखिए। मैंने खुद ने बहुत बार टीकाओं को पढ़ कर समझने का प्रयास किया, तब थोड़ा बहुत समझ में आया है। अगर कुछ जिज्ञासा आपको होती है तो आप YouTube चैनल पर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, अगर मुझसे बनेगा तो मैं समाधान करने का प्रयास करूंगा। इस गाथा में व्याकरण की दृष्टि से
सभी शब्द सामान्य हैं। निच्चो, नानवगासो, सावगासो, भेत्ता, कत्ता, पविभत्ता, इन सब में प्रथमा विभक्ति का एक वचन है। पदेश 2 पंचमी विभक्ति का एक वचन है। खंडाणम, काल संखाणम, इन दोनों में षष्ठी विभक्ति का बहुवचन है। और सामान्य रूप से आपको गाथा समझ में आ गई। आप सभी बहुत अच्छे से अध्ययन कर रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं, विनय, भक्तिभाव सब आपके अंदर है इस स्वाध्याय के दौरान। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे जो पुण्यार्जक जिनके निमित्त से ये वीडियोस परमानेंट हो रहे हैं, पंचास्तिकाय ग्रंथ का स्वाध्याय पता नहीं कितने समय तक निरंतर YouTube पर बना रहेगा, हर कोई पढ़ सकता है, इस दृष्टि से उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। जिनवाणी माता की जय।